आपको शर्म आनी चाहिए। पूरे देश के किन्नर समाज के लोग आपके चेहरे पर कालिक लगाने का काम करेंगे। दीपावली और छठ के फेस्टिवल सीजन में एग्जैक्टली 12,700 स्पेशल ट्रेन चलाई गई थी। अब हमारे पास 5,000 ट्रेन और 23,000 डिब्बा है, कौन सा 17,000 12,000 ट्रेन बिहार से चल रही थी? एकदम गलत आंकड़ा पेश किया है। माननीय सदस्यगण, सुबह संसद में आए ना तो संसद की कार्यसूची को पढ़कर आने की आदत बनाओ। भविष्य में यदि भारत यूएस टेंशन बढ़े तो गूगल सर्च, यूट्यूब, जीमेल, एंड्रॉइड अपडेट्स आदि बंद हो सकते हैं। कम से कम जानकारी लीजिए बोलने से पहले। अब सुनिए भैया, 3.7 लाख चाय बागानेर श्रमिकेर साथे अन्याय करोचे टीएमसी। ये समझाएंगे हमें, ये होगा। अरे आंटी आप चुप रहिए। नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, विजय माल्या रुपया लेके भाग गया और वो सब प्रधानमंत्री के दोस्त थे। इसको बोलते हैं फ्यूजिटिव ऑफेंडर्स। अरे प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा कि वो नॉन बायोलॉजिकल है, तो उसके बाद हम बहस क्यों करते हैं इधर? ये लोग एनपीए की बात करते हैं, जिनके पास डेमोक्रेटिक हिस्ट्री का सबसे बड़ा एनपीए है। मुझे नेता के नाम लेने की जरूरत नहीं, सबसे बड़ा एनपीए आपके पास कौन है? आप जो है सबसे बड़े दूध के धुले हो गए। आप किसी के तो सगे हो जाओ, किसी के तो सगे हो जाओ। कौन बीजेपी के लोग हैं आके सामने बोलिए कि आप लोग दारू सिगरेट नहीं पीते? आपको नहीं कहा सर, आप ना दारू पीते ना सिगरेट पीते, मुझे पता है। इंडिया यूएस में अगर टेंशन हुई तो क्या देश में गूगल और यूट्यूब दोनों ही बंद हो जाएंगे? लोकसभा में विपक्षी दलों की किस बात पर वित्त मंत्री को इतना गुस्सा आ गया कि उन्होंने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं बल्कि 4 भाषा में लताड़ लगा दी? सरकार पर किसने किन्नरों के साथ धोखाधड़ी करने के आरोप लगाए और क्यों और कैसे पीएम मोदी का नाम देश के भगौड़े विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी से जोड़ा गया? पार्लियामेंट स्ट्रीट के इस अंक में इन सारे मुद्दों पर चर्चा होगी और चर्चा होगी उन 18 सेकंड्स की भी जो दिया गया टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन को सदन में गंभीर मुद्दा उठाने के लिए। चर्चा स्पीकर ओम बिरला की हिदायत की भी होगी जो कहती है कि सदन में आने से पहले होमवर्क कर लिया करो। नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप देख रहे हैं खबर गांव का संसद की कार्यवाही से जुड़ा खास शो पार्लियामेंट स्ट्रीट। लोकसभा की कार्यवाही की शुरुआत स्पीकर ओम बिरला की एक नसीहत से हुई। बीते कई दिनों में ओम बिरला को सदन के कई सदस्यों को नसीहत देते देखा गया, कभी विपक्ष को सही से सवाल पूछने की तो कभी सत्ता पक्ष के मंत्री महोदयों को जितना पूछा गया उतना ही बोलने की। लेकिन आज भी उन्हें एक नसीहत देते सुना गया। सुनिए आज उन्होंने क्या कहा। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्यगण, सुबह संसद में आए ना तो संसद की कार्यसूची को पढ़कर आने की आदत बनाओ। नसीहत के बाद प्रश्नकाल शुरू हुआ तो बिहार से निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने ट्रेन की टिकट बुकिंग और इनके कैंसिलेशन चार्जेस को लेकर सरकार से सवाल किया ट्रेन में होने वाली असुरक्षित यात्राओं और उससे होने वाली मौतों पर भी। इस पर उन्होंने क्या कुछ कहा आप खुद सुनिए। लगभग 16,000 मौतें जनरल ट्रेनों से हुई है, हर दिन 44 लाख। आपके वेबसाइट पर है, मेरा नहीं है मानवर। हर घंटे 2 मौतें हुई हैं। जापान, यूएई और आप यदि जर्मनी को देखेंगे, चीन अपने स्प्रिंग फेस्टिवल 40 दिनों के अंदर 48 करोड़ यात्री को बिना खरोंच पहुंचा देती है। और हम छठ, दिवाली पर्वों में चुनाव के समय घोषणा करते हैं 17,000 12,000 ट्रेन चलाएंगे। चुनाव में 13,000, जब हमारे पास 5,000 ट्रेन और 23,000 डिब्बा है, कौन सा 17,000 12,000 ट्रेन बिहार से चल रही थी? और उसके चुनाव के बाद टोटल मजदूर और यूथ और छात्र डिब्बे में भर भर के आए। मेरा आपसे डिमांड यह है कि मानवर आप जरा हमें यह बता दें कि किन परिस्थिति में, जब से सबसे ज़्यादा पूर्णिया, सीमांचल, कोसी से लोग पलायन करते हैं, मजदूर आता है,
आप महानगरों से यदि रियल में जो आम मजदूर को जाने वाली डब्बे को नहीं जोड़ेंगे, जैसे पूर्णिया कोट है, पूर्णिया जंक्शन है, सहरसा है, उससे आप सीधे महानगरों को नहीं जोड़ेंगे तो लोगों की स्थिति और भी बदतर होती जाएगी। पप्पू यादव के सवाल पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आपत्ति जताई। दावा किया कि पप्पू यादव ने गलत आंकड़ा पेश किया। अपने जवाब में अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ऐसे हादसे कम हुए हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि ये हादसे अब हैं कितने। सुनिए उनका जवाब क्या था। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सांसद महोदय ने जो सेफ्टी के बारे में गलत आंकड़ा दिया गया है, मैं उसका संशोधन करना चाहूँगा। आज सेफ्टी पे जो फोकस दिया है, उस सेफ्टी पे फोकस के कारण आज कॉन्सिक्वेंशियल एक्सीडेंट्स 90% कम हो चुके हैं। बहुत उसमें ध्यान दिया गया है। 1,20,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट सेफ्टी पे जा रहा है और उसके कारण रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आए। 90% कम हो चुके हैं कॉन्सिक्वेंशियल एक्सीडेंट्स। माननीय सांसद महोदय जिस तरह के गलत आंकड़े देके सदन में कोई भ्रम उपस्थित न करें। पिछले दीपावली और छठ के फेस्टिवल सीजन में एग्जैक्टली 12,700 स्पेशल ट्रेन्स चलाई गई थी। उसकी लिस्ट मैंने पब्लिश की है और उसका रिजल्ट भी दिखाई दिया है। लोकसभा में आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फाइनेंस बिल पर हुई चर्चा और सरकार से किए गए सवालों का जवाब दिया। सरचार्ज पर उठे सवालों पर वित्त मंत्री ने साफ किया कि ये सरकार का अधिकार है, हम लेंगे और जो पैसे इस सरचार्ज के जरिए लेंगे वो राज्यों के हित में ही इस्तेमाल करते आए हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा। On the cesses and surcharges, sir, every session we have this question of why should cesses be collected, why should surcharges be collected, and because it remains outside of the divisible pool, it's not doing justice to the states. So the constitution makers knew what they are doing, and we all pay respects to them. There is a provision for levying cesses and surcharges which is given to the central government. We are using a provision which is legitimately provided by the central government. Now add that also into the divisible pool. No, there is a provision for us to use it, we will use it. Just as there are several provisions given to the states to levy tax on certain items which has nothing to do with the divisible pool. Do we question that? No. And therefore, repeated allegation that you're collecting cesses and surcharges, it should actually be going, oh, sorry. Please read the Constitution again. We are allowed to do it and we are doing a legitimate thing. But having received it, having collected it, are we not spending it only on the states, providing hospitals, schools, and laying the roads? In fact, I have said this every time, I'm saying it now, again, more than what is collected as cesses and surcharge is what we spend under schemes to the states. फाइनेंस बिल पर उठाए गए सवालों का वित्त मंत्री ने एक एक कर जवाब दिया, लेकिन जब सदन में पीएलआई को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब उन्होंने दिया तो सवाल पूछने वाले सांसद उन्हें दिखाई नहीं दिए। इस बात पर वित्त मंत्री को आया गुस्सा, ऐसा गुस्सा कि उन्होंने 3 भाषा में अपनी नाराजगी जाहिर की। Each time when I reply, DMK members don't sit here. This is not the first time. ये पहले बार नहीं है, இது முதல் தடவையா நடக்கல। தமிழ்நாட்டு விஷயத்தை நான் பேசினா தமிழர்களுக்கு பதில் சொன்னா திராவிட முன்னேற்ற கழக மெம்பர்ஸ் இங்க இருக்கிறது இல்ல, ஓடி போயிடுறாங்க. So is with TMC. So with TMC. Trinamool Congress never sits here for my reply. In fact, yesterday a senior member, Saugata Rai, said she will snap at me. Reply is snapping? I take objection to the word he used. His reply giving snapping at a member, senior member, so I keep quiet. No way. When people raise issues in this house, they will have to be here for reply, and if they are not here, don't give me lessons on etiquette saying he is not here, don't give reply. Why will I not? 3 भाषाओं में गुस्से के अलावा वित्त मंत्री ने चौथी भाषा में टीएमसी को लताड़ भी लगाई। चाय बगानों के मजदूरों की बात करते हुए उन्होंने कहा कि more than 7 lakh chai shramiks from 800 tea gardens across 18 districts of Assam have benefited.
But in West Bengal, 3.7 lakh chai baganer shramiker sate अन्याय करोचे TMC. अन्याय करोचे TMC. They have not introduced it. Not only not introduced it, the state level committee, which was supposed to have been formed before 5 years, have not been formed. Zero implementation. 3.79 lakh tea garden workers have been denied a benefit. Distributive justice is concerning them. एकदम गरीबी में रहने वाले चाय बागान श्रमिकों को आपने जस्टिस दिलाया नहीं है। जब भी पैसा तैयार था, क्यों उसको उपयोग नहीं करा? मैं रिपीट करती हूं इस लाइन को, टीएमसी ने 3.7 लाख चाय बागानेर श्रमिकेर साथे अन्याय करो छे। 24 मार्च की पार्लियामेंट स्ट्रीट में हमने बताया था कि कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने देश के कर्ज और कर्ज पर बढ़ते ब्याज की राशि को लेकर सरकार से सवाल किया था। वित्त मंत्री ने इस पर भी जवाब दिया। क्या कहा, आप खुद सुनिए। Raise some issues about the total debt and liability situation. Sir, debt in nominal terms, to speak of debt in nominal terms without a correlation with the GDP will make no sense. So, India's nominal GDP, sir, rose from 113 lakh crores to 345 lakh crores. And debt, which Manish Tiwari ji is saying, that it has risen from 56.51 lakh crores in 13-14 to 214.8 lakh crores in 25-26. But he should take into cognizance that the GDP, the nominal GDP, has also seen such growth. 113 lakh crores has gone up to 345 lakh crores, the GDP. So debt will have to be spoken after you take into cognizance the GDP growth also. Standalone debate on debt alone doesn't make difference. सदन में चर्चा इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड अमेंडमेंट बिल को लेकर भी हुई। सरकार की तरफ से इस मुद्दे पर अनुराग ठाकुर ने इस बिल पर चर्चा की। बिल की जरूरतों की बात तो की ही, साथ ही राहुल गांधी को कांग्रेस का सबसे बड़ा एनपीए कह दिया। इकोनॉमिक ऑफेंडर्स बिल में क्या हुआ, ये लाने की जरूरत क्यों पड़ी? फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स बिल कौन है भगोड़े कि उन्होंने आर्थिक अपराध किए थे? ये इनकी सरकार के समय बैंकिंग फॉर फ्रेंड्स होता था, आज बैंकिंग फॉर पुअर पीपल एंड बैंकिंग फॉर ऑल हो रहा है। इनके समय बैंक के खाते स्विस बैंकों में इनके मित्र खोला करते थे, आज गरीब से गरीब व्यक्ति का बैंक खाता खोलने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। और ये भगौड़े कौन है? अरे पूछिए अपने पुराने वित्त मंत्री से, कौन सी योजना लेकर आए थे आप लोग? हजारों करोड़ रुपए दे दिए थे आपने। अरे क्या किया आप लोगों ने? हमने कानून भी बनाए और ये जो 53,000 करोड़ रुपया लेना है उसमें से 33% लगभग 19,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रिकवरी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने नए कानून बनाकर की है। अरे उड़ा आपने दिए थे भारत के लोगों के पैसे, इसको वापस लाने का काम हमारी सरकार ने किया है। कम से कम जानकारी लीजिए बोलने से पहले। आप कहते हैं 100 करोड़ लेने वाले को 1000 करोड़ रुपया कैसे देते हो? अरे भैया तो अपने नेताओं से पूछो कैसे देते थे, कैसे देते थे पैसे। ये लोग एनपीए की बात करते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जिनके पास डेमोक्रेटिक हिस्ट्री का सबसे बड़ा एनपीए है। मुझे नेता के नाम लेने की जरूरत नहीं, सबसे बड़ा एनपीए आपके पास कौन है जो परफॉर्म नहीं कर पा रहा? बिल पर चर्चा टीएमसी सांसद सौगत राय ने भी की। उन्होंने सदन में देश के भगौड़ों का मुद्दा उठाया और आरोप लगाया कि विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी ये सब पीएम मोदी के दोस्त थे जो देश का पैसा लेकर फरार हो गए। अनुराग जी बोल रहे थे, लेकिन मैं बताता हूं हमारा मुल्क में क्या होता है। लोग पैसा लेके भाग जाते हैं बैंक से। पहले डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल था, वो काम नहीं किया। उसके बाद नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, विजय माल्या रुपया लेके भाग गया और वो सब प्रधानमंत्री के दोस्त थे।
इसको बोलते हैं फ्यूजिटिव ऑफेंडर्स। तो इसके बारे में कोई कानून नहीं आया। एक तो कानून लाया फ्यूजिटिव ऑफेंडर्स के लिए, लेकिन वो भाग्या आराम से विजय माल्या घूम रहा है लंदन में। तो कुछ ऐसी ही चर्चाओं और आरोप प्रत्यारोप के साथ लोकसभा की कार्यवाही पूरी हुई। अब बात राज्यसभा की करते हैं। राज्यसभा के शून्यकाल में कांग्रेस सांसद नीरज डांगी ने देश के डेटा सिक्योरिटी को लेकर सरकार से सवाल किया। पूछा कि देश अपने क्लाउड स्टोरेज और इंटरनेट कैपेबिलिटी के लिए अमेरिका पर निर्भरता कम करने के लिए क्या कर रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी आशंका जताई कि अगर कल को भारत और यूएस में कोई टेंशन हुआ तो देश में गूगल और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म बंद हो सकते हैं। हमारी डिजिटल संप्रभुता को मजबूत करने के लिए भारत को एक स्वदेशी सर्च इंजन विकसित करने की दिशा में तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है, ताकि हम गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी विदेशी कंपनियों पर निर्भरता से मुक्त हो सकें। 2025-26 के नवीनतम आंकड़ों के आधार पर चीन, रूस, फ्रांस, दक्षिण कोरिया, चेक रिपब्लिक और यहां तक कि वियतनाम का भी अपना स्वदेशी सर्च इंजन है। इन देशों ने इस क्षेत्र में सफलता प्राप्त की है। यह सर्च इंजन अक्सर अपने देश में गूगल से अधिक लोकप्रिय होते हैं और भारत और बाजार में प्रमुख हिस्सेदारी रखते हैं। इन देशों ने अपनी डिजिटल संप्रभुता और स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए स्वदेशी इंडिजिनस सर्च इंजन को विकसित कर अपनी डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है। यह सर्च इंजन देश की बाजार हिस्सेदारी के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा और डेटा गोपनीयता सुनिश्चित करता है। भले ही हाल के कुछ वर्षों में कुछ चुनौतियां जरूर आई हों, परंतु इन देशों ने विदेशी दबाव से बचने के लिए स्वदेशी तकनीक पर जोर दिया है, जो आर्थिक स्वतंत्रता और राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देती हैं। भारत में स्थिति चिंताजनक है। हमारी 140 करोड़ आबादी का अधिकांश डेटा विदेशी सर्च इंजनों के माध्यम से संग्रहित और विश्लेषित होता है, जो गोपनीयता, साइबर सुरक्षा और सांस्कृतिक संवेदनशीलता के लिए खतरा पैदा करता है। जिस तरह हॉर्मुज एक चौक पॉइंट है, वैसे ही आज गूगल और माइक्रोसॉफ्ट हमारे डिजिटल चौक पॉइंट बन चुके हैं। 2026 की हॉर्मुज किल्लत हमें चेतावनी दे रही है। अगर हम अभी स्वदेशी सर्च इंजन, क्लाउड और सॉफ्टवेयर नहीं बनाएंगे तो कोई भी भविष्य का भू राजनीतिक दबाव, यूएस एंड इंडिया ट्रेड वॉर या सैंक्शन हमें डिजिटल किल्लत में डाल सकता है। अमेरिका के क्लाउड के तहत गूगल और माइक्रोसॉफ्ट को यूएस सरकार आदेश दे सकती है कि भारतीय डेटा सरकार को दे या इनकी सर्विस बंद कर दें। भविष्य में यदि भारत यूएस टेंशन बढ़े तो गूगल सर्च, यूट्यूब, जीमेल, एंड्रॉइड अपडेट्स आदि बंद हो सकते हैं। इस प्रकार चाइना और इंडिया विवाद बढ़ने पर माइक्रोसॉफ्ट अजूर, जो कई सरकारी बैंक, रेलवे इस्तेमाल करते हैं, वो प्रतिबंधित हो सकते हैं। शून्यकाल में ही टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन को मौका दिया गया अपना सवाल रखने का, लेकिन वक्त दिया गया केवल 18 सेकंड का। इतने वक्त में उन्होंने क्या किया, आप खुद देख लीजिए। थैंक यू फॉर कॉलिंग माई नेम एंड गिविंग मी 18 seconds टू स्पीक, because if I speak now for another 10 seconds, I lose my chance for the full week. Right, sir? This is a very important social issue. So I shall restrain myself because the time is already up, sir. राज्यसभा में चर्चा ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स बिल पर भी हुई। सरकार पर ट्रांसजेंडर्स के पहचान करने और उनकी पर्सनल डिटेल्स जुटाने की बात करने वाले इस बिल पर सदन में खूब विरोध हुआ। कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने इस बिल के विरोध में सरकार का घेराव किया और इसे वापस लेकर विचार विमर्श कर दोबारा से पेश करने की बात कही। क्या आप जानते हैं कि LGBTQIA का मीनिंग क्या है? अगर हम में से अगर 4 लोग खड़े होके बता सकते हैं तो मैं मंजूर हूं। That we can authorize some medical board to say this. You have no awareness. जब हमारी जानकारी पार्लियामेंट में नहीं है तो सड़कों पे कहां से जानकारी आएगी? You are just denying people. This is not just a bill. This is a test of us as a humanity. क्या हम इंसान भी हैं? ये गुरूर कि हमारे पास 300 लोग हैं या हम वोट के ताकत पे हम बिल को ला देंगे, जबरदस्ती घसीट के लोगों को हम ले जाएंगे, बुलडोज करेंगे, ये गुरूर है। इसमें संविधान को आपको दिया हुआ जगह नहीं है। संविधान उन लोगों के साथ है जो ट्रांसजेंडर आज है, और ये कोई नई बात नहीं।
इसमें नालसा कानून बना हुआ था। अरे प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा कि वो नॉन बायोलॉजिकल है, तो उसके बाद हम बहस क्यों करते हैं इधर? आप सांसद संजय सिंह ने इस बिल का विरोध किया और कहा कि सरकार इस बिल के जरिए देश के ट्रांसजेंडर्स के साथ धोखा कर रही है। आप किन्नर समाज के लोगों का कल्याण करना चाहते हैं? कल्याण की कहानी सुनेंगे आप कैसा कल्याण कर रहे हैं? वर्ष 2021-22 में मोदी जी की सरकार ने 20 करोड़ रुपए इनके कल्याण के लिए आवंटित किया, खर्च किया मात्र 1,91 लाख रुपए, मात्र 9.55%। 2022-23 में 30 करोड़ रुपए आपने आवंटित किया किन्नर समाज के कल्याण के लिए, खर्च किया मात्र आपने 12 लाख रुपए, 0.4%। वर्ष 2023-24 में वर्ष ऑथेंटिकेट करूंगा नहीं, प्रतिशत में थोड़ा ज्यादा है। हाँ मैं बता रहा हूँ, प्रतिशत गलत करो। 0.0 ये समय जो बोला सर मुझे दीजिएगा। जो 2023-24 में आपने आवंटित किया 52.91 करोड़ रुपए और आपने खर्च किया 6.59 करोड़ रुपए, 12.45% मात्र। वर्ष 2024-25 में आपने आवंटित किया 68 करोड़ 46 लाख रुपए और आपने खर्च किया 5 करोड़ 14 लाख रुपए, 7.5%। आपको शर्म आनी चाहिए। पूरे देश के किन्नर समाज के लोग आपके चेहरे पर कालिक लगाने का काम करेंगे। ये विश्वासघात कर रहे हैं आप, ये विश्वासघात कर रहे हैं आप उनके साथ। हर साल आपने उनके कल्याण के नाम पर जो बजट निर्धारित किया उतना पैसा भी नहीं खर्च किया, उतना पैसा भी नहीं खर्च किया। आप किसी के तो सगे हो जाओ, किसी के तो सगे हो जाओ। नौजवानों को आपने धोखा दिया अग्निवीर लाके, किसानों को आपने धोखा दिया, फसल का दाम नहीं देते, 3 काला कानून लेके आए, 750 किसानों ने अपनी शहादत दी। कोरोना में आपने पूरे देश को लाइन में खड़ा कर दिया, नोटबंदी में लाइन खड़ा कर दिया, गैस में लाइन खड़ा कर दिया। अब अपनी पहचान कराने के लिए एक ट्रांसजेंडर को लाइन में खड़ा होना पड़ेगा, अपमानित होना पड़ेगा, उसकी जांच की जाएगी, पड़ताल की जाएगी, उसकी बेइज्जती की जाएगी। राज्यसभा में आज पूरी चर्चा इन बिल्स के नाम ही रही। इसी के साथ पार्लियामेंट स्ट्रीट के आज के इस अंक में बस इतना ही। कल यानी 26 मार्च को संसद में अवकाश का ऐलान हुआ। अब सदन की कार्यवाही 27 मार्च को शुरू होगी, जहां फाइनेंस बिल को सदन से पास कराया जाएगा। यानी हमारी और आपकी अगली मुलाकात अब होगी 27 मार्च को। हम एक और बार ये बात दोहरा देते हैं, अगर अभी तक आपने खबरगांव को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। इससे आपको हमारी वीडियोस लगातार दिखती रहेगी और हमें भी आपके ही जैसे और भी दर्शक मिलेंगे। तो 1 सेकंड का वक्त निकालिए और सब्सक्राइब के इस लाल वाले बटन को ज़रूर दबाइए। हमारी तरफ से आपको बहुत बड़ा वाला थैंक यू रहेगा। इस वीडियो को शूट किया हमारे साथी इरशाद ने। मेरा नाम शुभम है और आप देखते रहिए और दिखाते रहिए खबरगांव।